फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। साथ ही होली की अनंत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 7वें चरण में जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें सीटीटी, बीटीटी या एसटीटी की प्राथमिकता होगी या किसकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि 2019 में भी जो नियोजन की प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया कहना चाहिए चला था, तो उस समय भी इस तरह की समस्याएं अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ रहा था। जानकारी के अभाव में या जिसके पास जानकारी हो तो इस पर हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो बीटीटी पास है पहले से और 2019 में जिसकी नियुक्ति या नियोजन नहीं हो पाया वो सभी बचे हुए हैं। सीटीटी 2020, 21, 22 में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो भी 7वां चरण का इंतज़ार कर रहे हैं, और एसटीटी 2019, साथ ही अभी जो वाणिज्य विषय का एसटीटी का रिजल्ट आएगा वो, इसके बाद उर्दू और विशेष इस तरह के कोई टीईटी या एसटीटी उत्तीर्ण है। इससे पहले बांग्ला का भी हुआ था, तो उसमें भी कुछ अभ्यर्थी बचे हुए होंगे, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वैसे प्राथमिकता सभी के लिए समान होगी, क्योंकि 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो बीटीटी पास थे वो अभ्यर्थी सीटीटी वाले को क्वेश्चन करते थे कि पहले हमारी प्राथमिकता होगी, इसके बाद जो सीटीटी पास है उसकी प्राथमिकता सेकेंडरी होगी, क्योंकि हम राज्य के अस्थाई जो है उत्तीर्ण है, यानी कि निवासी तो सभी होते हैं, लेकिन पहले बीटीटी की प्राथमिकता होगी। और सीटीटी वाले कहते थे कि नहीं, दोनों इक्वल है, जबकि नंबर 1 कहना चाहिए, ये नंबर 1 सीटीटी को, नंबर 2 ग्रेडिंग हम इसलिए कर देते हैं सीटीटी और बीटीटी में। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, सीटीटी और दूसरा हुआ बीटीटी। प्रथम प्राथमिकता की बात की जाए तो दोनों इक्वल हैं, जबकि सीटीटी कैंडिडेट जो होते हैं वह जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, साथ ही राज्य है बिहार में, सभी में वो एलिजिबल होते हैं, यानी कि ऑल इंडिया पूरे भारत में वो उसको प्राथमिकता दी जाती है और कहीं भी अप्लाई वो कर सकते हैं, टीचर किसी भी राज्य में बन सकते हैं। बीटीटी वाले सिर्फ बिहार राज्य के लिए ही वह योग्य माना जाएगा। अदर स्टेट चाहे यूपी चला जाए, बंगाल चला जाए या कहीं भी चला जाए तो वह एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ बिहार के लिए होंगे। ये बात आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। फिर दावा किस बात की कि हम पहले, क्योंकि 2019 में जो बहाली हुई थी, तो मैं बता दूं कि भारत के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी बिहार में नियोजित हुए हैं। यूपी सबसे ज़्यादा, बंगाल और यूपी, मध्य प्रदेश, इसके अलावा कई अन्य राज्यों से भी, क्योंकि सेंट्रलाइज उस समय कर दिया गया था। भले ही ऑफलाइन परीक्षा ली गई थी, ऑफलाइन मोड में था, लेकिन सेंट्रलाइज था कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक अस्थायी हो
और सीटीटी उत्तीर्ण हो तो उसको मौका दिया जाएगा और वो अभी नियोजित हैं, बिहार में कार्यरत हैं पिछले 1 वर्ष से, क्योंकि 2022 में 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण करना प्रारंभ हुआ था, यानी कि बांटा गया था डेट बाय डेट करके आगे। तो इसमें इस बार भी यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समस्या, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ सीटीटी और बीटीटी हमने आपको क्लियर कर दिया कि बीटीटी सिर्फ बिहार राज्य के लिए वो एलिजिबल है, बल्कि सीटीटी ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है। अब एसटीटी की बात किया जाए और इसको ध्यान से सुनिएगा, हम सभी बिंदुओं पर, भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको संशय नहीं रहेगा 7वां चरण में कि किसी से पूछने का, क्योंकि जानकारी के अभाव में क्या होता है कि अभ्यर्थी एक दूसरे से पूछते हैं और ज़्यादातर व्यक्तियों को इस बारे में जानकारी नहीं होता है, तो इसके अभाव में वह संशय में रहता है। अब बात करते हैं कि एसटीईटी, थोड़ा कलर ब्लैक कर रहे हैं। एसटीईटी की बात करते हैं तो एसटीईटी जैसा कि 2019 में इसका भी आयोजित किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2, जो माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए आयोजित किया गया था 2011-12 में भी। तो 11-12 के भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं 7वां चरण में, ठीक है। 2019 का भी और वाणिज्य विषय का जो अभी जो है रिजल्ट परीक्षा हुआ है 6 मार्च को, वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। तो ये तीनों आपका 1, 2 और ये 3 तीनों क्लियर हो गया कि प्राथमिकता सीटीटी का कहाँ कहाँ है, बीटीटी का कहाँ कहाँ है और एसटीटी तो आपको पता है कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना स्पेशल टीटी होता है जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए। तो प्राथमिकता आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आइए जानते हैं कि 2019 में नियोजित शिक्षक भी शामिल होगा या हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा तो क्यों होगा और किस आधार पर होगा और उसके लिए आसानी क्या होगा, तो इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, 2019 में जो नियुक्त हुए हैं, ज़्यादातर क्या हुआ कि कंडीशन उस समय का ऐसा था कि चॉइस जगह पर बहुत कम अभ्यर्थियों को ही मौका मिला या नियुक्त हो पाए। ज़्यादातर अपने ज़िला में, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाया है किसी का, अदर ज़िला में, क्योंकि जहाँ सीटें ज़्यादा थी वहाँ अभ्यर्थी चले गए तत्काल नौकरी के लिए, तो वो लोग होम गृह आना चाहेंगे, या हो सकता है कि घर से ज़्यादा दूरी पर जिसका जो है नियोजन हो गया वो भी नज़दीक आना चाहेंगे, तो इसके लिए उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि वे शिक्षा अभ्यर्थी के ऊपर करता है कि वो वहीं रहना चाहता है या फिर अपना घर के नज़दीक जाना चाहता है। तो अप्लाई 7वां चरण में करके और फिर नज़दीक वो चले जाएंगे। उसके लिए कुछ समस्याएं भी होगी ऑफिशियल, क्योंकि सेवा संवर्ग जो है पहले से उसका जारी रहेगा, तो उसको ऑफिस का जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, तो नियमित उसका जो है सेवा जारी रहेगी। ये अभ्यर्थी के ऊपर
ज़्यादातर अभ्यर्थी अपने घर के नज़दीक जाना चाहेंगे, तो भीड़ वहाँ भी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि यदि सेंट्रलाइज होगा तो ऑल इंडिया से, पूरे भारत से अप्लाई होगी, जैसा कि 2019 में हुआ था। तो यहाँ भी भीड़ हो जाएगी। अब क्या है कि जहाँ काउंसलिंग, दूसरा पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। जहाँ काउंसलिंग बाकी है वो भी शामिल होंगे। यस, 2019 में जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था, वहाँ कहीं कहीं पंचायत में, प्रखंड में काउंसलिंग किसी कारणवश अभी बाकी भी है। नियुक्ति पत्र उनको अभी तक नहीं मिला है, वेट कर रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थी 7वां चरण में शामिल होंगे। जिसका मेरिट लिस्ट में घर से बहुत दूर है वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसको जो है 2019 वाला को पहले क्लियर कर दिया जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं प्रक्रिया जारी है अभी भी काउंसलिंग का जो है। जैसा कि मैं 4-5 दिन पहले भी पेपर में पढ़ा था कि उसके लिए जो है आदेश शिक्षा विभाग कर दिया गया है कि 7वां चरण से पहले काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए वहाँ, तो वो भी शामिल होंगे। तीसरा है कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। जितने भी राज्य के भारत में राज्य हैं, 2019 की तरह प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थी इसमें शामिल होगा। तो ज़्यादातर नुकसान क्या होगा, यहाँ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि जिसका मेरिट लिस्ट कम होगा वो फिर से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि 2019 में भी ऐसे हुआ था कि 92,000 यानी कि 92,000 सीट के विरुद्ध जो है अप्लाई लिया गया था। उसमें से 42,000 प्लस जो है नियोजित हो पाया था, बाकी जो है रेस्ट बचा ही हुआ है। तो बच कैसे गए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट कम था, यानी कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, सीटीटी, बीटीटी में मेरिट लिस्ट कम था, वो सब अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, बचे हुए हैं। चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो अभी भी वंचित हो गए हैं। क्योंकि सेंट्रलाइज जो होता है तो अन्य राज्यों से, जैसे यूपी से आ जाएंगे, बंगाल से आ जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वहाँ के कोई अभ्यर्थी, क्योंकि दूसरे राज्य में वही अभ्यर्थी जाते हैं जिनका मेरिट लिस्ट 80 प्लस बनता होगा, 80 प्लस 90 तक, यानी कि 80 से 90 तक होगा, वही दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं ताकि नौकरी निश्चित रूप से हो जाए, और हो भी जाता है। यहाँ भी 42,000 में मैं बता दूं कि 27,000 अन्य राज्यों यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी 2019 में नियोजित हुए हैं। ऐसा डाटा 2019 का है। समाधान ये आपको स्वयं ढूंढना है कि आप कहाँ पर अप्लाई करें और किस जगह अप्लाई करें, ताकि कम मार्क्स होने पर भी आपका काउंसलिंग हो जाए और नियुक्ति पत्र मिल जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं बता दूं, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वे कभी कभी वंचित रह जाते हैं, चाहे जो भी रीजन हो। और कम मार्क्स वाले कहीं कहीं नियोजित हो जाता है, चाहे वो नियोजन इकाई की मिली भगत हो या फिर जो भी है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे।
क्योंकि पावर और सोर्स नियुक्ति की प्रक्रिया चाहे जो भी हो, इंडिया में या बिहार में, भारत में, तो ही चीज़ का बोलबाला हमेशा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि CTT पिछले सप्ताह जो इसका रिजल्ट आया था, तो फेसबुक पर बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं या फिर मेरे स्टूडेंट हैं, आपके भी जान पहचान में होगा कि किसी किसी का जो दोनों पेपर में बैठे थे, तो फर्स्ट पेपर में जो है 20-25 मार्क्स हैं या 28 मार्क्स है, और सेकेंड में 120 मार्क्स है। तो इतना असंगत, यानी कि इतना जो है अंतर, कहीं कहीं इसके बारे में जो है आवाज़ उठाया जा रहा है। ट्विटर पर भी कैंपेन चला था कि इसकी जांच हो। न्यायालय में भी ये मामला दर्ज हो गया है। लेकिन ये सब कैसे होता है? इससे पहले केवी का जो एग्ज़ाम हुआ था रिटेन, उसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन मोड में उसका सर्वर दूसरे जगह से जो है लिंक करके उसका पेपर सोल्व किया जा रहा था। ये भी मामला, तो ये इंडिया है, यहाँ जो है करप्शन हर विभाग में है। और सबसे ज़्यादा कहना चाहिए तो किस विभाग का नाम ले, तो आप इस समस्या समाधान के लिए पहले से तैयार रहें कि कहाँ हम अप्लाई करें और कहाँ मेरी नियुक्ति हो जाए, नियोजन हो जाए। कम मार्क्स, यानी कि मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स वाले नहीं आने पर कम मार्क्स वाले को कर दिया जाता है। तो आप ऐसा टारगेट करें या आपस में इस तरह से जो भी है रिसर्च करें कि हम कहाँ करें, किस जगह करें, घर से नज़दीक करें या दूर करें। इसके अलावा क्योंकि अलग अलग मत होता है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करना चाहेंगे। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं विशेष रूप से आपको, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे पहले मैं शिक्षक नियोजन 7वां चरण से जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत व्यूज हुआ था। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, 200+ एक दिन में व्यूज हुआ था। ऐसा प्रकार से आप जो है जानकारी के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जानकारी उनको भी मिल जाए, उनको 7वां चरण में हेल्पफुल हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।